हेलो बच्चों। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशंस ऑफ एलिमेंट्स देखा था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, हेलोजेंस, इन सब का हमने एस्टिमेशन किया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले आप प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला वीडियो देख के फिर इस पर आप कंसंट्रेट करें। ये थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जिन पर नॉर्मली जेई मेन और जेई एडवांस में रिसेंट ईयर्स में एक एक क्वेश्चन जरूर आता है, और ये टॉपिक कंपेरेटिवली आसान है पर नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलता। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका एक पार्ट है जिसमें हम सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करते हैं विथ हेल्प ऑफ ए सॉल्वेंट और नॉर्मल केमिकल रिएक्शन। तो हम सॉल्वेंट का यूज करते हुए सेपरेशन कैसे कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसको डिस्कस कर रहे हैं, और साथ साथ में कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू भी हम इसको देखेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ फैक्ट पता होना चाहिए। उन फैक्ट को हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक फैक्ट है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन, ईटीसी, बट देयर आर सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स like the compounds which can have the Jeter ion structure. Jeter ion means they are having both the charges on the molecule, positive and negative charges. Similarly, polyhydroxy compounds like glycol, glycerols, carbohydrates एंड अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड में भी क्या होता है, ज्यूट्राइन स्ट्रक्चर होती है, और जो मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी इस तरह की स्ट्रक्चर रखते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड टाइप की। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं ये खाली वाटर में सोल्यूबल होते हैं, दे आर नॉट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो वाटर में भी सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वो वाटर में भी सोल्यूबल नहीं हो पाते। तो एक हमको ये फैक्ट याद रखना है कि ये खाली वाटर सोल्यूबल है इस तरह के कंपाउंड, ये ईथर सोल्यूबल नहीं है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो ईथर में सोल्यूबल है, साथ साथ में वाटर में भी सोल्यूबल है, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, लाइक एल्कोहल्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, एमीन्स। ये सारे कंपाउंड जो है अप टू 4 कार्बन एटम वाटर में आसानी से सोल्यूबल होते हैं। बाद में चूंकि नॉन पोलर पार्ट काफी बढ़ जाता है, तो आफ्टर 4 कार्बन एटम देयर सोल्यूबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेज ड्रास्टिकली। ठीक नहीं है। इसमें भी एक बात है कि जैसे हम बात करें कि एन ब्यूटेनॉल और टर्ट ब्यूटेनॉल को करें, तो जैसे हम ब्रांचिंग बढ़ाएंगे वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो उस बेस पे भी थोड़ा डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे हो सकता है। ब्रांचिंग बढ़ने से वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अच्छा, कुछ मॉलिक्यूल हैं जैसे एसिडिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, फिनोल वाले। तो ये NaOH या KOH रिएक्ट करके सोडियम सोल्ट बनाएंगे, एंड ये सोडियम सोल्ट जो है क्योंकि आयोनिक है तो इट इज ओनली सॉल्युबल इन वाटर। तो इन कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से सेपरेट किया जा सकता है उनकी रिएक्शन एक्वस NaOH या एक्वस KOH के साथ में करवाकर। अगर हम फिनोल को कंपेयर करें तो फिनोल भी एसिडिक होता है, तो फिनोल कैन आल्सो रिएक्ट विद NaOH एंड KOH और Na2CO3 आल्सो, बट फिनोल्स सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। तो अगर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल में डिफरेंशिएशन करना है, उनको सेपरेशन में डिफरेंशिएशन करना है, तो वी कैन यूज एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, क्योंकि सोडियम सोल्ट के फॉर्म में यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड चले जाएंगे, फिनोल नहीं जाएंगे। तो फिनोल ये रिएक्शन नहीं करते सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, आल्दो डाइनाइट्रोफिनोल या ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, वो ये रिएक्शन फिनोल के साथ कर सकते हैं। तो इनका सोडियम सोल्ट या पोटेशियम सोल्ट बना के और फिर इनको एक्वा सॉल्यूशन में सॉल्युबल किया जा सकता है। एक आप यूज कर सकते हो कि जो बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है लाइक एमीन्स जो है, वो HCl सॉल्यूशन से रिएक्शन करके अपना हाइड्रोक्लोराइड सोल्ट बना लेगी, एंड अगेन दिस हाइड्रोक्लोराइड सोल्ट इज सॉल्युबल ओनली इन वाटर। ये हाइड्रोक्लोराइड सोल्ट जो है ईथर सॉल्युबल नहीं होगा। तो इस तरीके से ईथर सॉल्युबल कंपाउंड्स के साथ एमीन्स को सेपरेट किया जा सकता है। एक मेथड हम एमीन्स में और यूज करते हैं जिसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्ट एमीन्स को सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हिंसबर्ग्स मेथड। C6H5
SO2Cl, C6H5SO2Cl, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हिंसबर्ग्स रिएजेंट। तो जब प्राइमरी एमीन मान लेते हमारे पास में मिक्सचर है तीनों का, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, 3 डिग्री एमीन का, तो प्राइमरी एमीन यहाँ पर रिएक्शन जब करती है हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ में, तो एक HCl मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और ये HCl मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद में एक जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड एक इस तरह का बन सकता है। सेकेंडरी एमीन जो है वो भी इसके साथ रिएक्शन कर लेगी, लेकिन 3 डिग्री एमीन में चूंकि कोई हाइड्रोजन नहीं होता तो वो हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ में रिएक्शन ही नहीं करती है। तो सपोज अब मैं एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तीनों एमीन्स लें और उसका हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएं, तो क्या होगा, और हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर जो प्राइमरी एमीन है वो प्राइमरी एमीन जो है आप कह सकते हो उसका फार्मूला ये हो जाएगा C6H5 S डबल बॉन्ड O NH R, प्राइमरी एमीन इस तरह का बना लेगी। अगर हम सेकेंडरी एमीन की बात करेंगे तो सेकेंडरी एमीन एक इस तरह का प्रोडक्ट बना देगी। तो अब हम देखिए ये बना लिया, तो अब इसमें एक बात है कि ये जो हाइड्रोजन और 3 डिग्री एमीन एज इट इज रहेगी, R3N के फॉर्म में रहेगी। तो अब चूंकि ये नाइट्रोजन के साथ जो H जुड़ा हुआ है काफी एसिडिक होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो काफी रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो सकता है। तो अगर हम इसमें एल्कलाइन NaOH सॉल्यूशन डालेंगे तो NaOH सॉल्यूशन के साथ में क्या होगा, सोडियम सोल्ट बनेगा, ठीक नहीं है। तो अब सोडियम सोल्ट के साथ में ये रिएक्शन कर लेगा और सेकेंडरी एमीन उसके साथ NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगी। अगर साथ साथ में हम डाइल्यूट HCl डाल के और उसको फिल्टर करेंगे तो एक्वस HCl सॉल्यूशन में 3 डिग्री एमीन वाला चला जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर अब उतना बेसिक यहाँ पे रहा नहीं सेकेंडरी एमीन में रेजोनेंस की वजह से। तो डाइल्यूट HCl के साथ में जो फिल्ट्रेट हो जाएगी वो फिल्ट्रेट 3 डिग्री एमीन हो जाएगी एक्वस सॉल्यूशन में। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपके पास में दो कंपाउंड रह गए, आप यूं कह सकते हो। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो दो कंपाउंड रह गए वो एक तो ये वाला रह गया, कि ये रह गया। अब इसमें आप एक्वस NaOH डालोगे तो एक्वस NaOH डालने पर ये सोडियम सोल्ट बना के जो वाला कंपाउंड, और ये एक्वस लेयर में चला जाएगा और ईथर लेयर में आपके पास में ये सेकेंडरी एमीन रह जाएगी। तो इस मेथड से हम तीनों एमीन्स को सेपरेट कर सकते हैं। एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में, ऊपर के कॉन्सेप्ट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या था कि आइडेंटिफाई द बाइनरी मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल कंपाउंड्स बाय डिफरेंट एक्सट्रैक्शन एज शोन इन द गिवन स्कीम। तो एक बाइनरी मिक्सचर है जिसमें दो कंपाउंड है, कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2। अब इसका एक स्कीम बताया हुआ है कि अगर इसमें हम NaOH डालें तो कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 मिलता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट डालें तब भी कंपाउंड 1 कंपाउंड 2 दो मिलता है, यानी कि दो अलग अलग आप उसको सेपरेट कर सकते हो। NaOH का यूज करते हुए भी यूज कर सकते हो और सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हुए भी कर सकते हो। तो देखिए हम पहले वाला स्कीम देखें तो फिनोल एंड बेंजोइक एसिड है। फिनोल और बेंजोइक एसिड को हम सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हुए अलग कर सकते हैं, पर NaOH यूज करते हुए नहीं कर सकते हैं। तो फिर मतलब इस ऑप्शन पे हम नहीं जा सकते। अच्छा, दूसरा ऑप्शन हमको लिया हुआ है बेंजोइक एसिड एंड C6H5CH2OH। देखिए ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल ना तो NaOH से रिएक्शन करेगा ना सोडियम बाइकार्बोनेट से, पर बेंजोइक एसिड दोनों से रिएक्शन कर लेगा। तो बी कैन बी योर चॉइस, क्योंकि बी NaOH के साथ भी सेपरेट किया जा सकता है, NaHCO3 के साथ भी सेपरेट किया जा सकता है। सी हम देखें, सी एक अल्कोहल है, एक फिनोल है। तो अगेन NaOH का यूज करते हुए तो हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, पर सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हुए दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। डी अगेन एक अल्कोहल है और एक एसिड है, तो अगेन वो सेम ही चॉइस होगा जो बी का है। तो एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड को उसी मेथड से फिर से सेपरेट किया जा सकता है। तो ओवर चॉइस कैन बी बी एंड डी। तो मल्टी करेक्ट क्वेश्चन था, तो ऑप्शन आपके बी एंड डी हो सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2 ही है और दोनों को हम NaOH सोडियम बाइकार्बोनेट से ही सेपरेट कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से यूज करते हुए हम
कोई भी एग्जांपल आ सकता है जहां पर हम दो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग सॉल्वेंट और ऊपर के रिएक्शंस को देखते हुए, राइट। अच्छा, एक दो टर्म हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि कई बार हम वेपर प्रेशर का यूज करते हुए भी कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली जो लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इस थ्योरी को हम देखें कि द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर्स ऑफ इमिसिबल लिक्विड, अगर दो लिक्विड इमिसिबल है और उनका वेपर प्रेशर देखें तो नॉर्मली क्योंकि वो इमिसिबल है तो जो ऊपर वाली लेयर का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वही उसका वेपर प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला जो नीचे की लेयर में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी लिक्विड होगा उसकी वजह से तो वेपर प्रेशर में फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तो वेपर प्रेशर यू मेजर विल सिंपली द वेपर प्रेशर ऑफ वन विच इज फ्लोटिंग ऑन द टॉप, क्योंकि बॉटम वाले का तो आना नहीं चाहिए। लेकिन हम ये चीज देख सकते हैं कि अगर हम उसको स्टीयर करें और एजिटेट करें बहुत जल्दी से और दोनों को इतना ज़्यादा एजिटेट करें कि उनको हम ड्रॉप्स में ब्रेक कर दें, तो उस केस में अगर ड्रॉप्स में ब्रेक कर देंगे तो चूंकि आपस में उनमें दोनों लिक्विड में कोई इंटरेक्शन तो है नहीं, पर इस इन दैट केस द वेपर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स पीए नोट प्लस पीबी नोट। मतलब अगर एक का वेपर प्रेशर इंडिविजुअली 200 है दूसरे का 300 है तो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 500। ये इंटरेस्टिंग बात है और इसको याद रखना है। तो टोटल वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, और क्योंकि नॉर्मली आइडियल सॉल्यूशन में टोटल वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो एक का अगर 200 है एक का 300 है तो टोटल वेपर प्रेशर किसी भी कंडीशन से 200 और 300 के बीच में ही होगा डिपेंडिंग ऑन द मोल फ्रैक्शन। पर यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर दोनों के सम के बराबर हो गया इंडिविजुअली। तो चूंकि वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो डेफिनेटली इस तरह के जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है। तो इस तरह का अगर हम एक एग्जांपल देखें, जैसे सपोज अगर हम देखें कि हमारे पास में फिनाइल एमीन है, मतलब हमारे पास में एनिलीन है, तो एनिलीन और वाटर का अगर हम देखें तो इंडिविजुअली एनिलीन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 184 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर हम दोनों का इक्वल मोल्स लें, और अल्दो यहाँ मोल्स पर डिपेंड भी नहीं कर रहा, किसी भी रेशियो में ले सकते हैं, तो देयर इज नो नीड टू डिफाइन मोल्स आल्सो। तो हमने देखा कि जो टोटल सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 98 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो क्योंकि वेपर प्रेशर काफी बढ़ गया है तो इस तरह का जो एजिटेटेड मिक्सचर है इमिसिबल लिक्विड्स का विल boil at the temperature lower than the boiling point of either of the pure liquid। मतलब दोनों का जो प्योर फॉर्म का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है उससे भी कम हो जाता है। their combined vapor pressure are bound to reach the external pressure before the vapor pressure of either of the individual component get there, right। तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं फॉर द स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में हम करते क्या है कि हमारे पास में एक मिक्सचर है और उसमें हम स्टीम पास करते हैं जिसका टेम्परेचर लगभग 100 या उसके आसपास होगा। तो उस स्टीम के साथ में जो इस तरह का सॉल्यूशन है, लाइक सपोज हमारे पास में एक से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो वाटर में हमने इसी तरह का एजिटेड सॉल्यूशन बना लिया, तो जिसका वाटर के साथ मिक्सर होकर बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो रहा है वो स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसका एक टिपिकल एग्जांपल हम लेते हैं जब हम ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल लेते हैं, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग टेम्परेचर कम होता है तो वो स्टीम के साथ चला जाता है, तो उसको स्टीम के थ्रू हम अलग किया जा सकता है। तो स्टीम डिस्टिलेशन हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर के लिए जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम होता है वो स्टीम के साथ चला जाता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एनिलीन जो है और एनी लिक्विड विच इज इमिसिबल विद वाटर बॉइल्स वेल बिलो इन द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं जो डिस्कस कर रहा था ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल का, उसका लॉजिक ये था कि पैरानाइट्रोफिनोल जो है वाटर में ज्यादा सोल्यूबल है। तो पैरानाइट्रोफिनोल चूंकि वाटर में ज्यादा सोल्यूबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ ज्यादा अच्छा बनाता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले से होती है, वाटर में कम सोल्यूबल है, इसलिए उसके साथ में ये टेंडेंसी होती है कि वो स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू अलग किया जा सकता है। वाटर के साथ उसका जो ओवरऑल बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट। ऐसे में एक और टर्म यूज करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। देखिए कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका बॉइलिंग टेम्परेचर हाई होता है
और अगर उस उतने बॉइलिंग टेम्परेचर तक उनको हीट किया जाए तो वो उनमें आप कह सकते हो कि कैप्चरिंग भी हो सकती है और वो ब्रेक भी कर सकते हैं। तो ऐसे लिक्विड के लिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन टर्म यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देते हैं। तो एक्सटर्नल प्रेशर को कम करने से उनका बॉइलिंग टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, मान लेते हैं एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर 180 डिग्री है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 20 टोर कर दें तो इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 180 से डिक्रीज होके 20 टोर पे 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम उसका सेपरेट कर सकते हैं उसको सॉल्यूशन से। अच्छा, एक और टर्म यूज करते हैं यहाँ पर हम। कई बार क्या होता है कि दो लिक्विड हमारे पास में है और आपस में इमिसिबल है, लेकिन एक ऐसा सॉल्यूट है जो दोनों सॉल्वेंट में अलग अलग सॉल्यूबल है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम उस सॉल्यूट को किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट से सेपरेट कर सकते हैं। लाइक सपोज एक हमारे पास में सॉल्यूट है जो वाटर में सॉल्यूबल है और उसको हम वाटर से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं यूजिंग ईथर, तो हम कर सकते हैं। तो इस मेथड में हम क्या देखते हैं कि एक जो सॉल्यूट है उसकी जो सॉल्यूबिलिटी है दोनों अलग अलग सॉल्वेंट में वो फिक्स होगी। तो उसकी सॉल्वेंट 1 और सॉल्वेंट 2 में जो सॉल्युबिलिटी है वो फिक्स होगी। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम उसको सेपरेट करते हैं। तो one phase usually in aqueous solution is aqueous and the other phase is anorganic solvent such as pentane used in extracting trihalomethanes from water. Because these phases are immiscible, they form two layers with the denser phase on the bottom. The solute is initially present in one of the two phases. After the extraction, it is present in both the phases. तो इसको बार बार यूज करते हुए हम सेपरेशन में यूज करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन इफिशियंसी एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मूविंग फ्रॉम वन फेज टू अदर इज डिटरमाइंड बाय द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सॉल्यूट between the phases and any other reaction involved the solute. यहां पर एक टर्म यूज करते हैं हम पार्टीशन कोफिशिएंट्स और एक और टर्म यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। इसको अभी अब डिस्कस करते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं पार्टीशन कोफिशिएंट जिसको हम केडी से डिफाइन करेंगे। तो ये केडी क्या है, देखिए द सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर की बात करें हम, सॉल्युबिलिटी इन टू लेयर्स ऑफ द सॉल्यूट विल रिमेन फिक्स। तो जो केडी है, जो पार्टीशन कोफिशिएंट है, वो क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्वेंट। तो ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। तो दिस रेशियो विल नॉट डिपेंड ऑन एनी थिंग एक्सेप्ट द टेम्परेचर, दिस रेशियो विल रिमेन फिक्स। और अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, द लार्ज वैल्यू ऑफ केडी इंडिकेट्स द सॉल्यूट एक्सट्रैक्शन इन द ऑर्गेनिक फेज इज फेवरेबल। मतलब जो सॉल्यूट है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा आसानी से चला जाएगा। राइट, एक और टर्म यूज करते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। इसको हम ऐसे डिफाइन, जैसे लिखा हुआ है कि द सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टोटल डिवाइड बाय सॉल्युबिलिटी इन एक्वस सॉल्वेंट टोटल। तो यहाँ पर टोटल से मीनिंग क्या है कि कई बार ऐसा है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एसिड है तो वो वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन सॉल्युबल होने के साथ साथ में वो डिसोसिएट भी हो जाएगा। अब सपोज आपने 1 मोलर एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया और उसमें से 0.1 मोल वो डिसोसिएट हो गया और 0.9 मोल पर लीटर वो बचा रह गया। तो इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट जो रेशियो आएगा वो अनडिसोसिएटेड एसिड का आएगा। अगर हम सपोज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ भी यूज कर रहे हैं तो जो अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और वाटर में, वो रेशियो केडी है वो फिक्स रहेगा। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है वो टोटल हमको देखना पड़ेगा एक्वस सॉल्वेंट में जो एसिड बचा हुआ है प्लस जो एसिड आयनाइज हो गया उसका टोटल सम लेना पड़ेगा। तो वो सम लेते हुए जो रेशियो आएगा वो डी कहलाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो कहलाएगा। बट रिमेंबर डी विल नॉट रिमेन फिक्स, क्योंकि उसका डिसोसिएशन कितना होगा ये कई बातों पर डिपेंड कर सकता है। उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, डाइल्यूशन कितना हो रहा है, के वैल्यू कितना है, इन सब पर डिपेंड करेगा। जबकि के डी विल रिमेन फिक्स, तो यहाँ पर के डी फिक्स है
पार्टीशन कोफिशिएंट फिक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो फिक्स नहीं है। तो इस टर्म को हमको समझना जरूरी तब होता है जब कोई कंपाउंड डिसोशिएट होता है, एसोसिएट होता है किसी सॉल्वेंट में। अदरवाइज हमारे लिए केडी इज सफिशिएंट, पार्टीशन कोफिशिएंट इज सफिशिएंट। तो पार्टीशन कोफिशिएंट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट हैज द फिक्स वैल्यू फॉर सॉल्यूट्स partitioning in between two phases. The distribution's value, however, changes with the solution condition if the relative amount of A and B changes. If we know the equilibrium reaction taking place within each phase between the phases, we can derive the relationship between KD and D. इसका एक एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं, सोल्यूट हैज ए KD वैल्यू बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड वाटर इज 5. Suppose we extract a 50 ml sample of 0.05 aqueous solution of the solute with 15 ml of chloroform. तो पहला में है कि what is the separation extraction efficiency. तो देखिए हमें KD गिवन है 5 है, वो क्या है, solubility of chloroform divided by solubility of solute in chloroform, solubility of solute in water. तो अब सपोज पहले वाटर में जो मोल्स हैं वो मिली मोल हम कैलकुलेट करें तो 50 मल्टीप्लाई बाई 0.05 इतने मिली मोल्स वाटर के हैं, और सपोज इसमें से x मिली मोल निकल गए हैं, किसमें चले गए हैं, ऊपर क्लोरोफॉर्म लेयर में। तो क्लोरोफॉर्म लेयर में अब उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, x डिवाइड बाई 15, और वाटर में सॉल्युबिलिटी कितनी बची रहेगी, जितने मोल वाटर में बचे हुए डिवाइड बाई 50। तो इसको यूज करते हुए अगर हम x कैलकुलेट करते हैं तो x हमारा आता है 0.15 मिलीमोल, और ओरिजिनली अगर हम इसको देखते हैं 50 मल्टीप्लाई 0.05 को तो वो आ रहा है 0.25 मिलीमोल। यानी कि एक बार के एक्सट्रैक्शन में हमारा 0.25 में से 0.15 मोल आपके क्लोरोफॉर्म लेयर में चले गए। तो वन टाइम इफिशियंसी हम इसे कैलकुलेट करें तो वो 0.6 आ गई इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, तो इन टर्म ऑफ परसेंटेज 60% चला गया। रिमेंबर अगर आप इसको 3 टाइम्स कैलकुलेट करते, इंस्टेड ऑफ 15 ml आप 5 ml 3 टाइम्स लेते, तो हो सकता आप उसके बाद में आपकी जो ओवरऑल इफिशियंसी आती वो ज़्यादा आती, क्योंकि पर टाइम जब आपका ये चला जाता तो सेकेंड टाइम पर इसके जो मोल्स बचे रहते यहाँ पर वो कम मोल बचे रहते। जैसे आपने एक बार अगर इसको और करके देखें कि भाई नेक्स्ट टाइम पे इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना होगा, अगर हम 15 ml ही 2 बार लें तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर 0.25 की जगह 0.15 मोल लोगे, तो 0.15 माइनस एक्स डिवाइडेड 50, और चूंकि आपने ऊपर से ईथर लेयर से ये तो एक्स को तो अलग कर लिया, फिर से आपने 15 ml यूज किया है तो फिर से आप इसी को रिपीट करेंगे, पर यहाँ पर 0.15 के साथ रिपीट करेंगे, सॉरी 0.15 नहीं होगा 0.10 होगा, उसके साथ रिपीट करेंगे आप, राइट। नेक्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म मस्ट बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट 99.9% ऑफ द सोल्यूट। अगर हम चाहें कि भी 99.9% सोल्यूट जो है वो चला जाए क्लोरोफॉर्म लेयर में, तो हम सेम कह सकते हैं कि वाटर में कितना बचा रहेगा, और इसके लिए यहाँ पर इसकी कितनी वॉल्यूम यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने मोल्स आपके क्लोरोफॉर्म लेयर में आपको चाहिए। सेकेंड हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे, अगर उसको एक बार समझने की कोशिश करें तो जैसे हम एसिड की बात कर रहे थे, तो अगर सपोज HA हमारा कोई एसिड है तो जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो किस किस के बीच में रहेगा, जितना HA अनडिसोसिएट फॉर्म में ऑर्गेनिक लेयर में, क्योंकि वहां तो डिसोसिएट हो ही नहीं रहा, डिवाइडेड बाय HA एक्वस लेयर में जितना अनडिसोसिएट फॉर्म में। पर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को हम टोटल के टर्म में देखेंगे तो ऑर्गेनिक लेयर में तो उतना ही है, लेकिन एक्वस लेयर में वो कितना है, जितना HA बचा हुआ है प्लस जितना वो A माइनस के फॉर्म में उसकी कंसेंट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर HA टूट चुका है H प्लस और A माइनस के फॉर्म में। तो अगर इनिशियली इसका आपने C नोट या C मोल लिया होगा तो इक्विलिब्रियम पर ये C माइनस एक्स मोल बचा होगा, ये एक्स मोल बन गया होगा, तो इसको हमने D कहा। अच्छा, अगर इसको अब एसिड के Ka के साथ हम इक्वेट करें, क्योंकि क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में भी आ सकता है कि इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको Ka ऑफ एसिड पूछ लें, या एसिड का आपको pH पूछ लें, या अल्फा पूछ लें। रिमेंबर क्वेश्चन उस फॉर्मेट में भी JEE एडवांस में बनाया जा सकता है। तो अगर एसिड का Ka हम यूज करें तो एसिड का Ka क्या होगा, H3O प्लस कंसेंट्रेशन A माइनस कंसेंट्रेशन डिवाइड बाई HA,
यहाँ से हम ये जो a माइनस एक्वस है ये निकाले तो इस फॉर्मेट में आ जाएगी, और इसको अगर a माइनस की वैल्यू को यहाँ पे रख दें तो हमारा d इस फॉर्मेट में आ गया। अब अगर हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को यूज करें, क्योंकि kd के टर्म में इसको यूज करें, तो आप इसको रीअरेंज करके देख लीजिएगा। kd के टर्म में आप इसको रीअरेंज करें तो फाइनल आपके d के फॉर्म में इक्वेशन इस तरह आ जाएगी, kd H3O प्लस डिवाइड बाई H3O प्लस प्लस Ka। ये तो एक इक्वेशन आपकी इस फॉर्मेट में आ गई, आप इसको रीअरेंज करके खुद बना भी सकते हैं, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको देखिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है एन एसिडिक सॉल्यूट HA has Ka value of this and a Kd between water and hexane is this, right? Kd value given है आपको, calculate the extraction efficiency if we extract a 50 ml sample of इतना मोलर aqueous solution of HA। ये इनिशियली लिया है हमने, तो इनिशियल मोल्स है, और बफर्ड एट pH 3, तो हमने H प्लस की कंसेंट्रेशन को फिक्स कर दिया है, 10⁻³ कर दिया है, विथ 50 ml ऑफ हेक्सेन। ओके, हम केवल इतना ही पार्ट कर लेते हैं, pH 5 और 7 के लिए खाली हमको H प्लस की कंसेंट्रेशन चेंज करनी होगी। तो ये जो ऊपर फार्मूला हमने डिराइव किया है ये वाला, इसकी हेल्प से क्योंकि हमको KD पता है, हमको H3O प्लस आयन की कंसेंट्रेशन पता है, हमको Ka पता है, क्वेश्चन में गिवन है, इससे हमने D निकाल लिया। पता है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है जो आपको यहाँ पर 3 था, तो 3 तो किस किस के बीच में था, ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट HA इन ऑर्गेनिक लेयर डिवाइड बाय HA अनडिसोसिएटेड इन एक्वस लेयर। पर चूंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है उसमें HA टोटल आएगा तो डेफिनेटली रेशियो थोड़ा कम होगा, तो ये 2.97 हो गया। तो अब आपका, क्योंकि आपको इस रेशियो को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका सॉल्यूट है HA वो एक्वस लेयर में उस कंसेंट्रेशन से ज्यादा है जो KD से आ रहा है, क्योंकि HA डिसोसिएटेड फॉर्म में भी सोल्यूबल है। तो अब आप इस डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को यूज करते हुए फिर आप उस तरह फ्रैक्शन निकालोगे। क्लियर? आप इंस्टेड ऑफ 3 डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट 2.97 यूज करते हुए फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था। तो ये क्वेश्चन मल्टी कॉन्सेप्ट के फॉर्म में भी आ सकता है। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद योर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हो सकता है लैब में इस साल आप लोगों को ये ना करवाया जाए, इसलिए और ज़्यादा एम्फेसिस आपका हो जाता है, पर्टिकुलरली फॉर जेई एडवांस इट इज़ मच नीडेड टू सी ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो आप इसको करिए, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कुछ दूसरी चीज़ को डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट।